हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पहले दो प्रकार शब्द शक्ति के पूर्ण हो चुके हैं और हमने कहा था कि भाई व्यंजना शब्द शक्ति तीसरे प्रकार तीसरे वीडियो में बनाएंगे। तो आज हिंदी कक्षा में आपका स्वागत और शब्द शक्ति का अंतिम प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति आपके लिए लेकर आए हैं। और रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए टॉपिक पर आते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए, जहाँ अभिधा व लक्षणा के द्वारा, दो पढ़ी हैं हमने पहले, जहाँ उन दोनों के द्वारा अभिधा और लक्षणा के द्वारा किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति सक्रिय होकर अर्थ स्पष्ट करती है। यानी जब अभिधा और लक्षणा के द्वारा अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो फिर हम व्यंजना शब्द शक्ति का सहारा लेते हैं। किसी शब्द का छिपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें पाठक कल्पना शक्ति के आधार पर अर्थ ग्रहण करता है। अब देखिए, व्यंजना के भी भेद हैं, तो इसके मुख्य रूप से तो दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना है और आर्थी व्यंजना है। अब ये शाब्दी व्यंजना के भी दो भेद हैं। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है पहला भेद, और दूसरा है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। तो शाब्दी व्यंजना जो है, इसके बारे में जरा देखते हैं। जब किसी एक शब्द में व्यंजना होती है तथा इस शब्द को बदल देने पर व्यंजना समाप्त हो जाती है तो उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। इसके बाद अब देखिए, शाब्दी व्यंजना के बाद में आर्थी व्यंजना आती है। जब शब्दों के अर्थ में व्यंजना होती है, अब व्यंजना तो होगी ही, देखिए जब व्यंजना शक्ति पढ़ा रहे हैं तो जब शब्दों के अर्थ में व्यंजना होती है तथा शब्दों के बदल देने पर अर्थात उनके पर्यायवाची शब्द रख देने पर व्यंजना बनी रहती है तो उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। आगे समझा देंगे। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, देखिए हमने शाब्दी व्यंजना के दो रूप बताए थे, अब उन्हें जरा देख लीजिए, यहाँ समझ में आ जाएगा। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, अभिधा शक्ति के द्वारा अनेकार्थी शब्द में, यानी जिसके अनेक अर्थ हों, एक अर्थ निश्चित हो जाने पर जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ का, तो निश्चित हो गया, अन्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। तो देखिए, ये शब्द के आधार पे हो गई। जैसे चिर जीवो जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अब देखिए, इसमें अर्थ तो अभिधा से सीधा स्पष्ट हो रहा, वृषभानु और हलधर, लेकिन यहाँ कहा गया है वृषभानुजा और हलधर के वीर, अर्थात यहाँ राधा जी के लिए कहा गया है और यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तो इनका अन्य अर्थ प्रकट हो रहा है, एक निश्चित अर्थ हो जाने के बाद भी, जो अभिधा के द्वारा निश्चित हो जाता है। अब आइए लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। जहां मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्षणार्थ यानी लक्षण अर्थों के द्वारा अन्य अर्थ निकलता है, परंतु उसके बाद भी दूसरा अर्थ प्राप्त होता है, वहां लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे अजो तर्योना ही रयो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसर लयो बसी मुक्तन के संग। अब देखिए, इसमें कान की भी चर्चा है और इसमें नाक की भी चर्चा है, आभूषण की भी चर्चा है, मोतियों की भी चर्चा है, लेकिन इन सब से अर्थ जो है कहीं अलग जा रहा है। कैसे जा रहा है? इसका अर्थ ये है, अब देखिए, ये है कि एक आभूषण है जो कानों में सुशोभित होता है और एक नाक में सुशोभित होता है और उससे कान वाले से भी ऊंचा स्थान प्राप्त
कर लेता है। तो यहाँ जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि व्यक्ति अगर वो गुणवान है तो निम्न स्थान पर रहते हुए भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है, यानी अपने गुणों के आधार पर नीचे से ऊपर जा सकता है। तो इसका अलग अर्थ निकल रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, हमने कहा था कि आर्थी व्यंजना, तो उसका उदाहरण ये लेके आए हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, और बाज पराए पान पर तू पच्छिनु न मार। अब देखिए, ये बाज के विषय में कहा गया है कि ना तो स्वार्थ है उसका, ना कोई अच्छा कार्य है, ये बेकार का श्रम है। हे पक्षी तू विचार करके दे। और फिर कहा गया है कि बाज पराए पान पर, हे पक्षी तू पराए टुकड़ों पर या पराए हित में तू पंछिनु ना मार, तू पक्षियों को मत मार। तो अब ये बाज के लिए कहा गया है, लेकिन इसके पीछे जो अर्थ छुपा हुआ है वो हम सबके लिए भी कहा गया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कहा गया है जो स्वार्थ में दूसरों का अहित करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में भी ये बात कही गई है कि इसमें कोई भलाई नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें व्यंजना है। अब देखिए, व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य को ही ध्वनि काव्य कहा जाता है। ऐसा जो है आचार्यों का कहना है कि जो व्यंग प्रधान काव्य होता है, व्यंग्यार्थ प्रधान यानी व्यंग प्रधान काव्य होता है, उसे ध्वनि काव्य कहा जाता है। अब इसका एक सारांश हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, पहले शब्द शक्ति का नाम। शब्द शक्ति 3 है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब शब्द, इसमें वाचक शब्द है, इसमें लक्षक शब्द है और इसमें व्यंजक शब्द। इसका अर्थ, इसमें वाच्यार्थ या मुख्यार्थ दोनों एक ही बात है, इसमें लक्ष्यार्थ होता है और इसमें व्यंग्यार्थ होता है। अब परिभाषागत अर्थ देख लीजिए इनके। इसमें ऐसा अर्थ होता है जो सर्वविदित और सरल अर्थ होता है। सरलार्थ, सर्वविदित सरलार्थ यानी सबको विदित होने वाला और सरल अर्थ होता है। और लक्षणा में, इसमें लक्षण से जो प्रकट होता है अर्थ वो, या प्रयोजनार्थ यानी उद्देश्य के दृष्टि से। और तीसरा है व्यंग्यार्थ संदर्भ के आधार पर, यानी जो व्यंग किया गया है उस संदर्भ के आधार पर अभिप्रेत अर्थ, यानी जो वहाँ पे अर्थ हो सकता है, जो हम कल्पना कर सकते हैं वो अर्थ। अब एक उदाहरण भी एक एक हम देंगे आपको। उदाहरण है, तुम्हारा पुत्र मूर्ख है। अब देखिए, बड़ा सीधा साधा अर्थ है, बताइए, इसमें तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, इसमें कुछ भी और छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं तुम्हारा पुत्र गधा है, अब देखिए लक्षणा में आ गए हम, तुम्हारा पुत्र गधा है, तो पुत्र गधा थोड़ा ही हो सकता है। यानी गधे का उदाहरण दे करके हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख है। हम मूर्ख ही बता रहे हैं उसे, लेकिन कह रहे हैं तुम्हारा पुत्र गधा है, जबकि गधे से उसका कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से तुम्हारा पुत्र बृहस्पति है। अब बृहस्पति तो देवता है, विद्या के देवता हैं, तो तुम्हारा पुत्र बृहस्पति कैसे हो सकता है? तो बृहस्पति तो नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि वो इतना प्रखर बुद्धि वाला है कि उसे बृहस्पति की संज्ञा दी गई है कि तुम्हारा पुत्र बृहस्पति है। तो ये आपकी शब्द शक्तियाँ पूर्ण हो गई और आज इतना ही। धन्यवाद।